थोड़ा रिसोर्सेस बता देता हूँ सर, जो मेरी रही है प्रीलिम्स को लेकर। तीनों में दिया सर मैंने, 21, 22, 23 तीनों में इंटरव्यू दिया, बट हाँ मन बना लिया था मैंने थर्ड ईयर में ही। तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी कि आपने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया, स्पेशली इस साल जब सीसेट का पेपर भी बहुत टफ था? काफी ऑब्स्टेकल्स आते ही हैं जर्नी में, मुझे लगता है मतलब एक तो जनरल वाला ऑब्स्टेकल है कि हम बिल्कुल मोनोटोनस पढ़ाई होती पर फिर टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल रहा? तो यूपीएससी जर्नी में मेंटरशिप की कितनी इंपॉर्टेंस? है। सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, फेलियर हुआ तो कार नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी उस टाइम। सबसे ज्यादा सपोर्ट देना तभी होती है जब आदमी फेल करता बहुत ज्यादा है, तो आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या थी? है। बाकी डिस्ट्रैक्शन बहुत है, देखो सबसे डिस्ट्रैक्शन तो आजकल रील्स और वो यूट्यूब शॉर्ट, तो मैं तो ये भी जैसे प्री पास होता था मैं लक्ष्मीकांत भी शायद एक दिन में पूरी पढ़ता था। कोई नया एस्पिरेंट कोई कोचिंग चूज करे तो कैसे करे, उसे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी सर ऑफलाइन करें या ऑनलाइन? एस्पिरेंट्स, हम हैं अकेडमी चेक। अकेडमी चेक एक प्लेटफॉर्म है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गाइड करता है, बेस्ट कोचिंग सर्च करने में हेल्प करता है, बेस्ट डिस्काउंट्स दिलवाता है और फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। हमारा नया इनिशिएटिव मंत्रा ऑफ सक्सेस एक पॉडकास्ट सीरीज़ है जहां हम यूपीएससी टॉपर्स को इनवाइट करते हैं ताकि वो अपनी जर्नी और स्ट्रेटजीज शेयर कर सकें। इससे एस्पिरेंट्स को मिलती है इनवैल्यूएबल गाइडेंस और इंस्पिरेशन। ज्वाइन कीजिए हमारा पॉडकास्ट और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। हाय तनुज, वेलकम टू अकेडमी चेक। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस टुडे। अकेडमी चेक के व्यूअर्स आपके आने का बहुत वेट कर रहे थे। कांग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग 72 रैंक दिस ईयर। थैंक यू सो तो मच सर। कैन यू शेयर सम ऑफ योर जर्नी आईआईटी रुड़की से रैंक 72 तक? हाँ, तो बेसिकली सर आई एम अ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियर जब मैं था, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आई वर्क फॉर 2 years इन अ स्टार्टअप कॉल टॉप कोडर। तो 2 साल बेंगलोर रहा मैं, और समवेयर अबाउट अराउंड जून 2020 रिज़ाइन करके वापस घर आया और तब प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एंड 3 अटेम्प्ट दिए मैंने, 21, 22, 23 में, और 23 में फाइनली रैंक 72 आ गई। वेरी नाइस। तो रुड़की में कॉलेज के ड्यूरिंग कॉलेज आपने कोई तैयारी नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं की? नहीं सर, तैयारी तो कुछ नहीं करी, बट हाँ मन बना लिया था मैंने थर्ड ईयर में ही कि एक बार तो अटेम्प्ट ज़रूर दूंगा। हम्म। बट फिर फोर्थ ईयर के बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहता था, ठीक तो ठीक। इसलिए जॉब ज्वाइन कर ली थी। इस प्रिपरेशन में अगर पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ तो ये बहुत हेल्प करता है आपको, मोरली भी सपोर्ट करता है। कुछ ऐसा हाँ, फील किया आपने? अब बिल्कुल सर, जैसे मैं जब आया था छोड़ के 2020 में, तो कुछ सेविंग्स थी मेरे पास, तो 2-3 साल मैं खुद से सर्वाइव कर सकता था, तो इतनी सेविंग्स लेके आया था, तो एक डेफिनेटली हेल्प करता है आपको। Very nice। तो आपने आईआईटी रुड़की इतने बड़े कॉलेज से बीटेक की, फिर आपका जॉब अच्छा लग गया, तो क्या मोटिवेशन था आपका कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा? सर मन तो पहले से ही था, मैंने जैसे आपको बताया थर्ड ईयर से कि बिल्कुल देना है ही। और फिर जब 2020 में एक्चुअली कोविड लॉकडाउन लग गया था, तो तब मेरा ना काम का वर्कलोड काफ़ी कम हो गया था, तो बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था मेरे पास। तो मुझे लगा कि ये सही वक्त है शायद पुराने जो ड्रीम्स सजाए थे एक टाइम पे, उनको वापस से चेज करने के लिए। तो इसलिए मतलब मोटिवेशन तो क्या ही था, एक पुश मिला मेरे को कोविड के दौरान। मतलब अच्छा तो नहीं था कोविड का टाइम, बट एक मेरे लिए फ़ायदा ये हुआ, आपको टाइम मिल गया था टाइम मिल प्रिपेयर? गया था प्रिपेयर करने के लिए। तो वेरी। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गया था मैं, तो मुझे लगा शायद थोड़ा सा और एफर्ट डालूंगा तो कभी ना कभी निकल जाएगा। अच्छा, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे इंटरव्यू दिया? तीनों में दिया सर मैंने, 21, 22, 23 तीनों में तो इंटरव्यू दिया आपका ये मैंने। थर्ड इंटरव्यू था? थर्ड इंटरव्यू था सर मेरा। तो आप आपकी ये 3 साल की जर्नी में कुछ ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए होंगे, कुछ वो शेयर करना चाहेंगे? काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आते ही हैं जर्नी में, मुझे लगता है मतलब एक तो जनरल वाला ऑब्स्टेकल है कि हम बिल्कुल मोनोटोनस पढ़ाई होती है, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपको मन नहीं करता पढ़ने का, हम्म। तो वो भी अप्स एंड डाउन्स बहुत आते ही हैं। फिर काफ़ी बार जैसे नहीं होता है, 21-22 के इंटरव्यू में जब नहीं हुआ तो उस टाइम बहुत लो फेज होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, खुद को वहाँ से पुश करना, स्टार्ट करना दोबारा से। हाँ, एक मोटिवेशन भी होगा कि कुछ नंबर से रह गया, अगली बार ओवरकम कर लूंगा। हाँ, वो मोटिवेशन तो होता ही है। जैसे पहली बार ना हो तो इतना दुख नहीं होता, बट दूसरी बार ना हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो और हाँ, 10-12 नंबर से ही रहा था, तो एक मोटिवेशन था कि कभी ना कभी तो हो ही जाएगा वाला। हाँ, तो इस पूरी जर्नी में मोटिवेटेड रहना बहुत बहुत ज़रूरी, जरूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। तो जब आपने 3 साल इंटरव्यू दिए हैं लगातार, तो 3 साल प्रीलिम्स भी क्लियर किए होंगे, हाँ सर। तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी कि आपने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया, स्पेशली इस साल जब सीसेट का पेपर भी बहुत टफ था? सर स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल रहती थी प्रीलिम्स के लिए, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड रहती थी। एक तो जो आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, उसको बार बार रिवाइज करना है, जितनी बार हो सके वो रिवाइज करना है। दूसरा था, मैं प्रैक्टिस टेस्ट बहुत देता था, तो पहले अटेम्प्ट में मैंने अराउंड 80-90 फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में एक्चुअली टाइम कम था, तो 30-40 दिए ही होंगे मैंने, मुझे लगता है। तो प्रैक्टिस में कंटिन्यूसली रहा मैं प्रीलिम्स में, तो
मेरे को लगता है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना, उसके बाद उसके एनालिसिस करना कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत करे हैं, उसको एक कॉपी में नोट कर लेना ताकि दोबारा से कभी गलत ना हो। और थर्ड आई गेस पीवाईक्यूज पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो डेली 1 घंटा प्रीलिम्स के पास पीवाईक्यू देखता था, रोज़ ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस पेपर लगाता था एक फुल लेंथ वाला, और रिविजन साथ स्टैटिक और करंट का। तो आई गेस यही स्ट्रैटेजी मेरी 3 साल रही है जो काफ़ी हेल्प करा। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप कब से शुरू कर देते थे? तो मेरा लगभग लगभग जैसे 3 महीने पहले आप टोटली इंटायरली में प्रीलिम्स में शिफ्ट कर जाता था। उससे पहले इंटीग्रेटेड तैयारी प्री और मेंस के साथ में लगभग 3 महीने पहले ऑलमोस्ट शिफ्ट करा प्री में। बट अब तो मैं रिकमेंड करूंगा 4 साढ़े 4 महीने पहले आप कर सकते हैं, क्योंकि प्री, क्योंकि सी सेट बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो उस वो भी तैयारी मांगता है। पहले हमारे टाइम में तो सी सेट इतना डिफिकल्ट नहीं आता था, एटलीस्ट 21 में तो नहीं था, 22 में थोड़ा डिफिकल्ट हो, और 23 में तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से सी सेट की भी नेगलेक्ट नहीं करना है सी सेट को, जैसे हम लोग जनरली नेगलेक्ट कर देते थे एक टाइम में। तो करना नहीं, वो काम नहीं करना है। अकेडमी चैट पे जो स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं, वो ज़्यादातर वो होते हैं जिन्हें यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, अच्छा। लेकिन स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है या बिल्कुल अच्छे से नहीं पता है कि क्या करना है। तो प्रीलिम्स के बारे में आप उन्हें थोड़ा सा कुछ गाइड करेंगे कि कौन सी बुक्स अच्छी रहती है, क्या स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी? थोड़ा रिसोर्सेस बता देता हूँ सर, जो मेरी रही हैं प्रीलिम्स को लेकर। तो प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से ऑर्डली 6-7 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, अगर हिस्ट्री का डिवीजन करूँ तो मैं एंशियंट के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा वो, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी अगेन, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स जो 11th क्लास की बुक आती है वो, और नितिन सिंघानिया के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आते हैं। तो ये हिस्ट्री की सोर्सेज हो जाती हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करूँ तो एक तो एनसीईआरटी 11 12 दोनों ही। दूसरा मेरी जो रिसोर्स रहती थी वो मृणाल पटेल सर का जो चैनल है उसमें राजतनिल मैम की वीडियोस लेक्चर्स हैं ज्योग्राफी की, मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं वो। तो मैं वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया उस चीज़ को। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो पॉलिटी तो एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और इकोनॉमिक्स के लिए मैं रमेश सिंह पढ़ी है, थोड़ी बल्कि बुक है तो वो मुझे लगता है कि एक बार अगर पढ़ोगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। राइट। तो रमेश सिंह बुक और मृणाल पटेल सर की वीडियोस 2014 वाली जो पढ़ी है, मतलब उससे एक बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं आपके। इकोनॉमिक्स हो गया, फिर साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, मोस्टली करंट अफेयर्स, जो कि मैं विजन के जो मंथली मैगजीन्स और जो वो आती पीटी आती है उससे करता था। इन्वायरमेंट के लिए शंकर रायस की बुक भी यूज़ करी है मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली। मेरे ख्याल से मोटे सब्जेक्ट्स हो ही गए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए 21 वाले टाइम में मैंने 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ओके। पर 22-23 में फिर हिंदू में शिफ्ट हो गया था इंटायरली, क्योंकि टाइम थोड़ा कम हो गया था। और करंट के लिए विजन का मंथली मैगजीन और विजन की जो पीटी आती है वो चीज़, ये बेसिक रिसोर्सेज रही प्री के लिए। मेरे ख्याल से बच्चे करंट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं पर ऐसा हाँ कोई गाइड करने वाला नहीं है कि तुम बस ये पढ़ लो। तो आप ये सजेस्ट करोगे कि एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन? हाँ, न्यूज़ मैं तो कह रहा हूँ न्यूज़पेपर आपने अगर डेली पढ़ा है तो आपका करंट का ना 90% जो आपका वो है वो हो जाता है। राइट। और इस बार अगर 23 का पेपर देखो तो मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे करंट वाले वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से कहीं ना कहीं उठ के आए थे। ओके। आपको शायद मैगजीन में एक बार को ना मिले, पर आपने अखबार डेली पढ़ा है तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब चीज़ें पढ़ पढ़ रखी हैं। तो न्यूज़पेपर तो मैं बोलूँगा बैकबोन है इस प्रिपरेशन की, करंट अफेयर्स की स्पेशली। और उसको रिवाइज करने के लिए देन आप यू कैन गो फॉर मंथली मैगजीन, चाहे वो कोई भी कोचिंग की हो सकती है। तो उससे आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो न्यूज़पेपर शुड बी योर बैकबोन, और रिवाइज करने के लिए मैगजीन कहीं कोई कोचिंग। तो न्यूज़पेपर से भी रिवीजन होता रहता है क्योंकि एक खबर 2-3 दिन तक तो हाँ चलती ही एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, एक 2 दिन तक चलती है, कई बार एक हफ्ते 1 महीने बाद भी आती है वो चीज़, तो हाँ, रिवाइज भी होते और रहता है। स्टैटिक भी उसमें आते ही रहते हैं। बिल्कुल स्टैटिक भी कवर होते रहेगा। तो जब आपने प्री तीनों साल क्लियर किए तो फिर आपने मेंस भी तीनों साल क्लियर किए। तो उसकी कोई स्ट्रेटजी, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी? तो मेंस की मतलब स्ट्रेटजी वही है कि एक तो आपको पढ़ना काफ़ी एक्सटेंसिवली है, रिवाइज करते रहो, जो भी आपके नोट्स बनाए हैं आपने मेन स्पेसिफिक जो नोट्स हैं बहुत बार रिवाइज करना है। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल प्रैक्टिस का ही आता है। आंसर राइटिंग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस में। और आंसर राइटिंग से एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है वैल्यू एडिशन, जो हम करते हैं मेंस में। ओके। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा प्लेन आंसर लिखोगे तो शायद क्लियर हो, क्योंकि आप ना ये हो रहा है कि सब लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छा वैल्यूडेशन करते हैं। तो जब तक आप उस रेस में नहीं हो, वैल्यूडेशन में तो नहीं कर रहे हो, तो मार्क्स लाने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। तो कांस्टेंट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की, और काफ़ी सारा वैल्यूडेशन। मतलब इस बार मेरे को याद है मैंने जीएस 2 के पेपर में बहुत सारे, हर क्वेश्चन में बहुत सारे आर्टिकल्स, 5 से 7 सुप्रीम कोर्ट केस, हर क्वेश्चन मतलब जितने जिसमें हो सका कोशिश करता है कि बहुत सारा जबरदस्ती भी घुसा दो कितनी जगह पे,
GS1 में बहुत सारे मैप्स बनाता था, शायद हर 11 से 12 क्वेश्चन में मैप्स बनाए होंगे। GS3 में काफ़ी डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करना। GS4 में काफ़ी सारे एग्जांपल्स कोट करना, कोट्स बहुत ज़्यादा लिखना। और ऑप्शनल्स में भी, जैसे मेरा एंथ्रोपोलॉजी था तो उसमें भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के व्यूज से सब्सटेंशिएट करना अपने आंसर्स को, केस स्टडी का यूज़ करना। तो मेरे ख्याल से खूब सारी प्रैक्टिस और बहुत सारा वैल्यू एडिशन इज द की टू क्लियर मेंस। मतलब मटेरियल और प्रैक्टिस दोनों चीज दोनों चीज़ चाहिए, बिल्कुल। तो एक टाइम ऐसा रहा होगा जब आपने भी आंसर राइटिंग शुरू की होगी, बिल्कुल आप हाँ हाँ एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे किया? क्योंकि बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर एक इनर्शिया है, वो ब्रेक नहीं हो रहा, हम राइटिंग मतलब शुरू नहीं कर पा रहे नहीं हैं, कर पा रहे। उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप बच्चों को, एस्पिरेंट्स को? सर जैसे दो तीन चीज़ें हैं उसके लिए मुझे लगता है। एक तो आपको डेलिबरेटली, अगर आपको निकालना है पेपर मेंस निकालना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नहीं निकलेगा प्रैक्टिस करना है तो क्लियर कट मैं बोल सकता हूँ। तो अगर आपने 3-4 महीने पढ़ लिए, आप बेसिक्स आपके क्लियर हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के मेजर मेजर, तो 4-5 महीने बाद आप स्टार्ट करो आंसर लिखना। अब या तो आंसर आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लो, वो आप लिख के दो, वो चेक करके देंगे, वहाँ से मतलब अच्छी कॉपीज भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगी सॉल्यूशंस की। या तो वो एक कर सकते हो काम। दूसरा एक ये काम कर सकते हो कि जो टॉपर्स कॉपीज हैं किसी उसकी कहीं से कोचिंग से निकाल, टॉपर्स कॉपीज निकाल लो, और जो उन्होंने आंसर लिखा है वही क्वेश्चन का अपना आंसर लिखो, फिर मैच करो कि कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है उस चीज़। तो उससे भी ना आपकी आंसर राइटिंग स्किल बहुत बहुत इंप्रूव करती है। जैसे मैं ये करता था, श्रुति शर्मा मैम थी 21 की टॉपर, तो उनके आंसर कॉपी जो थी निकाल लेता था, क्वेश्चन देख के अपना आंसर लिखा, फिर देखता कितना ज़्यादा अंतर आया था। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है वो, आप जब पहली दूसरी बार लिखते हो तो वो तो धीरे धीरे ना वो गैप कम करना होता है, वो मतलब टॉपर्स के आंसर और अपने आंसर्स के बीच का। टेस्ट सीरीज सीरीज ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर ये जो आप स्ट्रेटजी बता रहे हो ये डेवलप करनी पड़ेगी सिलेक्शन के हाँ लिए। मतलब अब देखो आप, क्योंकि जो मतलब टॉप रैंकर्स हैं उनके आप नंबर देखोगे तो मेंस में 890 राइट। बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, तो इसका मतलब वो आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे लिखते हैं। तो ये आप कर सकते हो स्ट्रैटेजी, उनके आंसर्स कैसे लिख रहे हैं उसको आप अडॉप्ट करो तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे मेरे ख्याल से। और इसमें टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल रहा? टाइम कित, मैनेजमेंट ओवरऑल या फिर और कितना इंपॉर्टेंट था टाइम मैनेजमेंट आपके प्रिपरेशन में? मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट लगता है कि हम्म, सही टाइम पे आप सही चीज़ पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा हम्म, इंपॉर्टेंट है। हम्म, अ, एक दिन में आप एटलीस्ट 8 से 9 घंटे आप बैठ रहे हो, दे रहे हो। ओके। ठीक है, किसी किसी नहीं होता है, वो सही बात है, हर हफ्ते में एक दो, मतलब हफ्ते में 15 दिन में आप 1-2 दिन रेस्ट ले सकते हो, बट मोस्टली थोड़ा डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। 8-9 घंटे आप निकाल रहे हो, बेसिक्स अपना स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हो, करंट कवर कर रहे हो, और प्रैक्टिस कर रहे हो एक दिन में, मतलब ऐसे आपको मैनेज करना जरूर आना चाहिए ये चीज़, स्टैटिक को, करंट को और प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करोगे आप एक दिन में। राइट। और बहुत ऑप्शनल ज़रूरी, को। ऑप्शनल को भी, इनफैक्ट ऑप्शनल को भी। राइट। तो आप भी कोई टाइम टेबल बनाते थे अपना? देखो बना, हर कोई बनाता है, चिपका तो मेरा भी होता था उस पर, फॉलो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। राइट। पर मुझे लगता है कि मैं ये जरूर करता था कि एक हाफ ऑप्शनल को दे रहा था दिन का, एक हाफ GS को देता था। तो ये ज़रूरी, मैं ये चीज़ करता था। और GS वाले पार्ट में मैं तो अपना न्यूज़पेपर पढ़ना, उसमें GS का सब्जेक्ट पढ़ना और ऑप्शनल पढ़ना। तो थोड़ा मतलब कर रहा था मैंने कि हाँ 8 से 9 ये करूँगा, 9 से 12 ये करूँगा, ऐसे करूँगा, वो सभी करते हैं। सब करते हैं। मोटा मोटा ही फॉलो हो गया तो आई गेस विन विन है वो चीज़। राइट। हाँ पर ये है कि एकदम 15-20 घंटे का नहीं बनाना टाइम टेबल, 8-9 घंटे का ही बना के चलना है, क्योंकि मैं भी मतलब करता था ऐसा 15-15 जो घंटे का टाइम प्रैक्टिकल टेबल बना हो लिया। वो ही करो, अपने हाँ ऊपर ज्यादा बोझ डालना कोई। एक आध बार तो करोगे, सब करते हैं, मैंने भी हाँ। किया 15 घंटे का 18 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, वो होता नहीं है। 8-9 घंटे इज फीजेबल, रियलिस्टिक है। जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस से या किसी और कॉलेज से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तो थोड़ा कम टाइम मिलेगा। राइट। तो तो अपने ये टाइम मैनेजमेंट के बाद एक क्वेश्चन जो आता है कि एक सब्जेक्ट उठा के उसे कंप्लीट किया जाए या दिन में 2 3 4 सब्जेक्ट अलग अलग एक साथ लिए जाए, आप क्या प्रेफर करते हो? मतलब मेरा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है चीज़। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं पूरे दिन, बोर नहीं होते। जैसे मैं हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता था एक ही दिन में, ताकि मैं बोर ना हो, क्योंकि मुझे जनरली एक सब्जेक्ट पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा मंडेन हो जाता था चीज़ें। तो फर्स्ट हाफ GS पढ़ लिया, सेकंड हाफ में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ ली, या अगर प्री पास में आ गया तो फर्स्ट हाफ में हिस्ट्री पढ़ लिया, सेकंड हाफ में ज्योग्राफी पढ़ लिया। ऐसा कुछ 2 सब्जेक्ट एक दिन में मोस्टली प्रेफर करता था पढ़ना। हाँ, मतलब जितना आप मैनेज कर पाओ। हाँ जितना, कई कई लोग वो हैं कि जो एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं पूरे दिन में, और वो भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, जल्दी कवर होता है उस चीज़ से, क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं आता है। हाँ। पर वही अगर आप सस्टेन कर पा रहे हो उस चीज़ को, काफ़ी लोग नहीं कर पाते, जैसे मैं बोर हो जाता था बहुत ज़्यादा कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, तो ऐसा कुछ। इसमें भी दो तरह से पढ़ते हैं लोग, एक होते हैं कि वो सब्जेक्ट लेके बैठ जाएंगे अच्छे से रीड करके आगे तक जाएंगे, एक होते हैं कि उसी टाइम में 2 3 बार तेज तेज पढ़ लेंगे। तो अच्छा हाँ, आप क्या करते थे? मतलब ये स्पीड ग्रेजुअली बढ़ती है, जैसे
जैसे आप मेन मतलब बहुत दूर हो प्री और मेंस के, तो उस टाइम आप धीरे धीरे और आराम से पढ़ते हो कि हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप चाहिए आपको, तो उस टाइम आपको डीप में धीरे धीरे समझ के पढ़ना पड़ता है। पर जैसे प्री पास आते आता तो उस टाइम ना फिर जो आपने अंडरलाइन किया होता है, हाँ ये जो लिखा होता है वही करना होता है। तो मैं तो ये भी, जैसे प्री पास होता था मैं लक्ष्मीकांत भी शायद एक दिन में पूरी पढ़ता था, ऐसा एक दिन में। एक दिन में। और प्री से मान लो 2-3 दिन पहले तो आधे दिन में पूरी पढ़ लेता था। अब वो पढ़ता कैसे, वही अंडरलाइन जो किया होता है, अंडरलाइन, हाँ। अंडरलाइन किया है, या जो लिख मैं क्या करता था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको पेन से लिख भी लेता था ऊपर, कि ओके। लास्ट वाले रीडिंग में मैं अंडरलाइन भी ना पढ़ूं, जो ऊपर नीचे लिखा है वही बस हाँ, फटाफट कर लूँ। तो मतलब जो ज़्यादा चीज़ें वो ऊपर लिखे और कुछ चीज़ें तो इंडेक्स में ही लिख ली जाती है। हाँ, मतलब जितना आप छोटा कर सके ना उस हाँ चीज़ को। पहले तो आपको डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही कर लिया वो चीज़, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसे जैसे आप प्री पास आते जाता है, मेंस पास आते हम्म। जाता है, तो रीडिंग स्पीड बढ़ती जाती है चीज़ की। तो यूपीएससी जर्नी में मेंटरशिप की कितनी इम्पोर्टेंस थी? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप, और स्पेशली आंसर राइटिंग वाली स्टेज में। हम्म। क्योंकि आंसर राइटिंग इंप्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है खुद से, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और कई बार चीज़ें समझ नहीं आती आपको कि आप गलती क्या कर रहे हो, आपको करना क्या है। तो उस टाइम पे आई गेस अगर आपको अच्छे मेंटर्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ हो जाती है कि वो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, हम्म। कैसे आप नंबर इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप कंपटीशन से आगे रह सकते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ मेंटर्स ज़रूरी होते हैं। वो भी तब जब आपके पास अपने जैसे अपने आपके पास कोई भाई या बहन नहीं है आपकी, या कोई फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है, कोई कलीग है तैयारी कर रहा है, ये लोग हैं तो बहुत ही बढ़िया है, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा अगर कोई भी नहीं है तो फिर यू कैन गो फॉर मेंटर्स। पर ज़रूरी है कोई ना कोई होना ज़रूरी जो है। गाइड करे, सही डायरेक्शन दिखाए, रास्ता दिखाए। क्या कोचिंग भी ज़रूरी है? तो मैं नहीं मानता अब कोचिंग ज़रूरी है ये चीज़, हम्म। क्योंकि ये जब इंटरनेट रिवॉल्यूशन हो चुका है आपको पता है, तो हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक नेट पहुंच चुका है। और ये एजुकेशन भी अब क्या कहते हैं उसको, डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। टेलीग्राम पे आप अधिकतर टॉपर्स अपना चैनल बना के रखते हैं, अपने नोट्स, रिसोर्सेज, अपनी आंसर कॉपीज, जो भी उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करें, वैल्यूएशन, सब कुछ डाल के रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़े स्मार्ट है, कोई बंदा स्मार्ट है, तो वो बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकता है बहुत इजीली, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। रिसोर्सेज हैं अवेलेबल आपके पास, गाइडेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। थोड़ा स्मार्ट बनिए, बिना कोचिंग के भी हो सकता है मुझे लगता है। पर कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं कि वो स्मार्टनेस वो सब टाइम के साथ डेवलप होती है। हाँ, एकदम जब तैयारी शुरू करी तब नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले जो उन्हें एक बैकग्राउंड दे देगी, एक राह दिखा देगी। तो उसमें आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि जब कोई नया एस्पिरेंट कोई कोचिंग चूज करे तो कैसे करे, उसे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी हो? पर देखो कोचिंग, हाँ देखो एग्जाम में गाइडेंस बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, क्योंकि आप वरना भटकते रह जाओगे। तो अगर आपका कोई भी मेंटर नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई वो नहीं है जो आपको गाइड कर सके, देन यू कैन गो फॉर कोचिंग। अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कोचिंग लेने की, या फिर दिल्ली में रहने की, जो भी अगर रिसोर्सेज, देन यू कैन गो फॉर इट। यार अब कोचिंग चूज, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर जिसमें टीचर्स अच्छे हों, जिस कोचिंग में टीचर्स अच्छे हैं, फेमस टीचर्स, कुछ कुछ टीचर्स बहुत फेमस होते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, सही में अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा गाइड करते हैं। तो जिस भी कोचिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है आपका उनके साथ, और जहाँ से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उस कोचिंग को आप चूज़ कर सकते हैं। और तो यही है मेरा कोचिंग चूज़ करने का तरीका, ये है कि जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छे दे रहा है, अच्छे टीचर्स जहाँ पे हैं, अच्छा गाइडेंस है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर, उस कोचिंग को चूज़ करिए। अगर रिसोर्सेज हैं और अगर लगता है कि सेल्फ नहीं कर सकते, डायरेक्शन चाहिए, देन ओनली। एक और क्वेश्चंस बहुत आता है कि सर ऑफलाइन करें या ऑनलाइन, उसमें कुछ आप सजेस्ट करेंगे? मुझे लगता है कि ऑनलाइन अब ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं ऑनलाइन की जो मैं बोलूँगा। पहला तो है वीडियोस को आप बार बार देख सकते हैं। कोचिंग में तो एक ही बार पढ़ाएगा टीचर है, ऑनलाइन में 2-3 बार देख सकते हैं, तो रिवीजन कर सकते हैं आप वीडियो से। दूसरा ये है और कभी क्लास में टीचर की स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो वो भी आप स्लो कर दे सकते हैं। हम्म। तीसरा, क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। ऑनलाइन में अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्शंस कहीं नहीं कम हो जाते हैं। कोचिंग में जब आते हैं आप यहाँ दिल्ली में तो बहुत दिक्कत है, आपको पता है, खाने की दिक्कत है, कपड़े की दिक्कत है, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हाँ बहुत टाइम बहुत लेती ज़्यादा है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है। घर में हैं। ना ये चीज़ें थोड़े सॉर्ट आउट हो जाती हैं, खाना, कपड़े, रोज़मर्रा के जो काम है थोड़े सॉर्ट हो इनफैक्ट अगर जाते हैं, आपके घर होम टाउन में भी कोचिंग है तो आने जाने में भी जो टाइम खराब होता है वो सब बच जाता वही है। बच जाता है। तो
मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है अभी। घर से करिए, बढ़िया से करिए। पर अगर दिल्ली आना है, दिल्ली से भी कर सकते। दिल्ली में माहौल तो देखो, वायरल माहौल तो है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा इस चीज़ को, पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। राइट। तो अगर तो डिसिप्लिन रह दिल्ली सकते आ रहे हैं। हैं तो आप अर्जुन जैसा फोकस हाँ लेके आइए। एग्जैक्टली, अर्जुन सर कंसंट्रेशन फोकस, चिड़िया की आंख देख के आइए बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर डटे रहिए, तो ऐसा है। तो यार ये 3 साल में एंजाइटी प्रेशर ये सब भी बहुत महसूस हुआ होगा, हाँ सर, होता ही है। तो इन सबको कैसे हैंडल करते थे? सर मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा रोल तो इसमें मेरे पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का और जो भी कलीग्स हैं उनका रहता था। हम्म, क्योंकि मतलब मेरा ये, जब भी मैं थोड़ा डाउन, मतलब डाउनफॉल कभी लगता था मुझे कि, और कभी एंग्जाइटी है, कभी थोड़ा सा लगता था कि कुछ दिक्कत है लाइफ में, हम्म, तो बात कर लेता था मैं जाके, या तो मम्मी से बात कर ली, पापा से बात कर लिया, फ्रेंड को कॉल लगा लिया, आधा एक घंटा बात कर ली। तो ना जब आप बात करते हैं, शेयर करते हैं ना, खुद ही आपका स्ट्रेस खत्म हो हम्म। जाता है और सजेशन भी आपको अच्छे मिल जाते हैं सामने से। ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही बोली। यहाँ पे आके या यूपीएससी की प्रिपरेशन में लोग बिल्कुल कट ऑफ से हो जाते हैं हाँ कि नहीं, ना पार्टी में जाना है, ना किसी से मिलना है, कुछ नहीं हाँ करना, बस पढ़ रहा हूँ, हाँ। किसी को पता ना चले मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। हम्म, पता नहीं क्यों पर ऐसा हो जाता है। पर बच्चों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जो आपने फॉलो किया, और किसी से नहीं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है एग्जाम, बिल्कुल। मुझे लगता है ये एग्जाम, मैंने हर बार जहाँ भी मैं बोला हूँ, ये बोला हूँ कि एक आदमी के बस का नहीं है एग्जाम निकालना, एक हम्म, कलेक्टिव एफर्ट है। तो बहुत ज़रूरी है अपने पेरेंट्स से बात करते रहना, हम्म, अच्छे दोस्तों से बात करते रहना जो मोटिवेट करें आपको। हम्म। क्योंकि डाउनफॉल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, मतलब बहुत ही और रेयरली होता है कि आदमी एक बार में सब क्लियर कर और दे। इसमें पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि समझना आजकल चाहिए। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आती हैं हाँ। मोटिवेशनल, जिसमें सब ये बताते हैं कि बच्चे को क्या करें, मोबाइल मत करो, ये मत करो, वो हम्म, मत करो। ये वीडियोस ज़्यादा नहीं आते कि पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करें। हाँ। तो मैं एक वीडियो देख रहा था बल्कि यूट्यूब पे ही, उसमें मैम ने वो बोला था कि आप कोटा में इतने सुसाइड्स होते हैं, आप सब लेटर में देखो, सब में लिखा होता है मम्मी पापा। हम्म तो बच्चों को आजकल सिर्फ अपने पेरेंट्स से चाहिए कि हाँ, उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हम्म। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो हर एग्जाम में बहुत बहुत होता है। ज़रूरी है मुझे लगता है, और समझने से पेरेंट्स को कि ये एग्जाम या इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इंडिया देखो ऐसी कंट्री जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो जेई ले लो, नीट ले लो, ये वाला ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, जनता इतनी है, बहुत टैलेंट बहुत है, लोग बहुत शार्प है इंडिया में, मैक्सिमम जनता बहुत ज़्यादा शार्प है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है उस चक्कर में। तो पेरेंट को समझना चाहिए कि टाइम लगता है इन चीज़ों को निकालने हम्म, में, डिफिकल्ट है, बहुत आसान एग्जाम नहीं है। तो एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट लग सकते हैं। तो आई गेस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए, और मतलब फेलियर हुआ तो धिक्कार नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, उस टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट जरूरत तभी होती है जब आदमी फेल करता है। खुशी में बिल्कुल। तो इतनी जरूरत नहीं होती किसी और की, खुशी में आदमी अकेला भी सेलिब्रेट कर सकता है, Perfect। पर दुख में आदमी को जरूरत होती है सपोर्ट की। फेलियर के टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना ये चाहिए खुशी पेरेंट्स को। बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम कम होता है। होता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो इसलिए, और आपका बैकग्राउंड बीटेक है, फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन, इसका कोई रीजन था? तीन चार चीज़ें थी। एक हम्म, तो जो मेरा बैकग्राउंड था वो ऑप्शन सब्जेक्ट था नहीं, तो मुझे हम्म, कोई नया सब्जेक्ट लेना था। हम्म, तो ऐसा सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया जिसका एक तो सब्जेक्ट मैटर बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके साथ मैं 2-3 साल जा सकता हूँ। दूसरा मैंने एक चीज़ देखी, कौन सब्जेक्ट स्कोर दे रहा है बहुत अच्छा। तो हम्म, 17, 18, 19 में काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स थे जो एंथ्रो से निकल रहे थे, तो एक कहीं ना कहीं हम्म, बैक ऑफ माइंड था कि ये अच्छा स्कोर दे रहा है, हम्म, टॉपर्स निकाल रहा है, वो भी रीज़न था। तीसरा रिसोर्स अवेलेबिलिटी मार्केट में, हम्म, टीचर्स हैं कि नहीं, टेस्ट सीरीज हैं कि नहीं। तो ये सब 4-5 फैक्टर्स होते हैं, आपका इंटरेस्ट हो गया, स्कोर हो गया, रिसोर्सेज, टीचर, टेस्ट सीरीज, ये चीज़ रेडिली अवेलेबल है चीज़ों को, तो देन यू कैन गो फॉर एनी सब्जेक्ट। यही मेरी प्रायोरिटी थी और मेरे को एंथ्रो में सब मिल गया ये चीज़ में। और आप स्कूल के बाद डायरेक्टली आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, हाँ फिर सर। वहाँ से आपको जॉब अच्छा लगा, तो सब ऊपर ऊपर चल रहा था, फिर आपने अपना पहला फेलियर फेस किया फेल गया, होगा। हाँ सर। तो यूजली फेलियर नहीं देखा होता तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है सर। तो आपने कैसे हैंडल किया? अब वो ये सर, उस टाइम इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हम्म, तो थोड़ा सा आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ता है वहाँ पे, अपने जो कंट्रोल करना है इमोशंस को, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो खुद को समझाते रहना है कि ठीक है यार, इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर होगा, क्योंकि ज़िंदगी आपको मौका देती है दोबारा कुछ भी चीज़ करने बिल्कुल। का। वो कहते हैं भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो बहुत खिड़कियां खोलता है, तो वो सही सच बात है, झूठ नहीं है। हम्म, तो एक तो आपको हमेशा अपने आप को समझाते रहना पड़ेगा ये चीज़ की, नहीं यार एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार जरूर हो जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हम्म, दूसरा फिर वही रोल ऑफ यहाँ पे पेरेंट्स आ जाता है, रोल ऑफ फ्रेंड्स आ जाता है। हम्म,
नहीं तो थोड़ा सा आप सेल्फ हेल्प जो चीज़ें होती हैं ना, ये मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा फिलोसफी पढ़ सकते हैं, मतलब कर सकते हैं अगर आपका मन है वो चीज़, अगर आप नहीं ऊपर निकल पा रहे हैं उस चीज़ से। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने ट्राई, 2022 के बाद स्पेशली मैंने फिलोसफी बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गया था बीच ओके। में, तो हाँ। काफ़ी हेल्प मिलती है ना आपको, आपके ना जब आप पढ़ते हो, जैसे शंकराचार्य पढ़ा मैंने, बुद्धिज्म फिलोसफी पढ़ी, तो आप ना बहुत ज़्यादा काम करती है अंदर से। हम्म। अगर आप अंदर से काम हो तो फिर आप ना बाहर से भी बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग हो जाते हो। तो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो वो या तो सेल्फ खुद से स्ट्रांग बनो, अंदर को अपने स्ट्रांग करो, रोल ऑफ पेरेंट्स की हेल्प लो, फ्रेंड्स की हेल्प लो। तीसरा ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे आपको इंटरनल आप काम हो सके, अंदर से काम हो सके। तो ये 3-4 चीज़ें तो हैं। ये तो आपने बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दिया। कहते हैं ना, वेस्टर्न फिलोसॉफी बाहर फोकस करती है और इंडियन फिलोसॉफी अंदर अंदर बिल्कुल फोकस बिल्कुल करती है। मतलब बहुत ही अच्छी है हमारी फिलोसफी, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लोग पढ़ते, या क्यों हम्म। नहीं पढ़ाई जाती, रीज़न मुझे नहीं पता। पर आप बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये अद्वैतवाद बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा काम काम करती हैं आपके अंदर की चीज़ें, बहुत ज़्यादा तो अपने आप को एक्सपीरियंस करने का मौका देती हैं। तो तो इस एग्जाम में रिटेन करने के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा है, रिवीजन एक बहुत बड़ी की है। तो आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या थी, थोड़ी शेयर करेंगे? सर रिविजन बेसिकली मेरा साइकिल में चलता था, मतलब एक सब्जेक्ट मैं पहले पूरा करूंगा, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स पूरे करूंगा, उसके बाद वापस से रिवाइज करना चालू करूंगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ा, पूरा कर लिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, एक बार साइकिल पूरी, दोबारा से फिर हिस्ट्री दोबारा चालू करी पढ़नी मैंने। तो ऐसे ही मैं कोशिश करता है कि 5 से 6 साइकिल्स हो जाए, मतलब हर एक बुक, हर एक मटेरियल में 5 से 6 बार पढ़ लूँ, साइकिल में रिवाइज करता था। तो यही मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी रहती थी। मेंस में नोट से ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता था, क्योंकि आपको अल्टीमेटली 2 पन्ने या 3 पन्ने लिखने हैं, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का लॉजिक नहीं बनता उसमें। तो अपने नोट्स को जो भी बार बार रिवाइज करता था, और लगता था जहाँ भूल रहा हूँ तो वो चीज़ में फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से रिवाइज करता था। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है आपको। प्रीलिम्स में तो ठीक है, आप बार बार वही चीज़ साइकिल में चलाओगे। मेंस में आपको लगता है जहाँ आपको कमी है, जो आपको लग रहा है कि जहाँ पे आप थोड़ा सा लूज आउट कर रहे हो, जहाँ पे थोड़ा वीक हो। जैसे मेरे को सुप्रीम कोर्ट केस याद नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, मतलब दिक्कत होती है याद करने में। अब फिर हर बार शाम को 1-2 घंटा उसको बैठ के रटता था फिर, कि भाई राइट। गवर्नर का क्वेश्चन आएगा तो ये 4-5 केसेस हैं, एंटी डिफेक्शन आएगा तो 5-6 केसेस हैं, कुछ भी। तो वो रटता था बैठ के, हाँ, लिटरली हाँ, रटता है हाँ। वो चीज़। तो रटना भी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम, मुझे लगता है। फिर मैंने भी वो किया था। मैं हाँ जब जेई के लिए पढ़ रहा था, कि केमिस्ट्री के जितने भी हाँ, रिएक्शंस होते रिएक्शंस होते हैं, वो सब सुबह हनुमान चालीसा की तरह एक बार बैठ के बट पढ़ लो। मैं एक बार देख रहा था वापस से, मतलब भूल गया था, तो कभी एल्डोल रिएक्शन आया था, इतना अच्छा लगता है वो, तो पुरानी चीज़ याद करके कोई भी नाम आता था, हाँ भाई ये कभी ना कभी पढ़ा था, तो अच्छा लगता ही है सुन के। तो आप अपने अपनी प्रिपरेशन में टेक्नोलॉजी को कितना इंटीग्रेट किया? क्योंकि टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज सोर्ड। वो हाँ, डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है और हेल्प भी कर सकती है। तो आप कितना इन्वॉल्व करते थे कि वो सिर्फ आपको हेल्प करे? तो टेक्नोलॉजी का मैंने अधिकतर ये यही यूज़ करता था, कि मैं मोस्टली पढ़ाई मेरी डिजिटल होती थी। एक आईपैड खरीद रखा था मैंने, तो न्यूज़पेपर भी उसमें पढ़ता था। अधिकतर जो बुक्स होती थी, स्टैटिक वाली बुक्स, वो भी मैं आईपैड में पढ़ता था। यूट्यूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया मैंने, स्पेशली टॉपर्स की वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मतलब मोस्टली स्टार्टिंग की प्रिपरेशन में मैं तो हर दिन एक टॉपर की वीडियो देख लेता था। आपको भटकने नहीं देती आपकी प्रिपरेशन से वो चीज़, अगर आप रोज एक टॉपर वीडियो देख रहे हो तो। फिर टेलीग्राम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया मैंने। बहुत सारे टॉपर्स को सब्सक्राइब कर रखा था, जिसके मतलब ये करता था मैं, जिस पे ज़्यादा अच्छे नंबर है उससे भी वो चीज़ पढ़ूंगा। जैसे जिसके GS2 में 130 नंबर है, तो GS2 उन टॉपर से उनके नोट्स देख लूंगा। जिसके GS1 में 120 नंबर है, उनसे वो देख, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, वो चीज़ थोड़ा सा बिल्कुल। है ना। तो आप इतनी बड़ी पोजीशन पे जा रहे हो, स्मार्ट तो होना ही होना पड़ेगा। पड़ता, हाँ। तो पता है, जिसके ऐसे में बहुत अच्छे नंबर, 150 नंबर है, उनसे देखो ना वो ऐसे कैसे लिखते हैं। हाँ। ये थोड़ा सा मैंने करता था ये चीज़ थोड़ा सा। और टुवर्ड द एंड ऑफ माई जर्नी, अभी रिसेंटली फिर जेमिनी, चैट जीपीटी अभी आए थे रिसेंटली, तो इस इंटरव्यू प्रिपरेशन में मैंने उनका यूज़ भी किया था काफ़ी सारे क्वेश्चन का। तो वो भी अब मेरे ख्याल से बच्चे यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है देखो, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो आजकल वो रील्स और वो यूट्यूब शॉर्ट्स। तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो है ही वो, क्योंकि 2-3 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता आप स्क्रॉल करते करते। तो मैं ये लगता है कि इन चीज़ों को सब्सक्राइब, मतलब अगर आप देखने का शौक है तो उनको सब्सक्राइब करो जो आपको थोड़ा हेल्प करें। या उन ये चैनल कि को आप सब्सक्राइब करो मेरे ख्याल एक से। घंटा पढ़ रहे हो तो 5 मिनट अपने लिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए निकाल बिल्कुल, लो। आधा एक घंटा 1 घंटा हाँ, चलता है, पर वो ना 2-3-4 घंटे हाँ, ना होना ना, चाहिए। बिल्कुल। तो इस चीज़ का अपने ऊपर ध्यान रखना कंट्रोल होना पड़ेगा, चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो वो चीज़ है। तो अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया आपने? मेरे ख्याल से वही अपने आप को पिकअप करना,
स्पेशली 2022 वाले अटेम्प्ट के बाद, जब पहली बार नहीं होता तो ठीक है, एक बार को आदमी समझ जाता है, दूसरी बार नहीं होता तो फिर उस टाइम ना टूट जाता है थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था वहां से वापस से। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती थी कि 4-5 दिन बाद फिर फ्री होता था, हम्म, तो हाँ 2-3 दिन में कैसे, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता था वहां से पिकअप करना, तो आई गेस वो मेरे ख्याल से बड़ा ऑब्स्टेकल था। उसके अलावा तो आई गेस, मतलब आप ये भी देखते हो, ठीक है कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और आप कहीं ना कहीं वापस से कहीं जीरो पे आ जाते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको लगता था, तो वहीं पे फ्रेंड्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे जो दोस्त थे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे, बार बार हम्म, मतलब हर हफ्ता या 1.5 हफ्ते में कॉल आता था, मोटिवेट करना और काफ़ी सपोर्ट करना, तो मेरे को लगता है दोस्तों का यहाँ पे रोल पड़ जाता है। वेरी तो नाइस। मतलब पेरेंट्स, दोस्त। बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है लाइफ में बहुत हम्म, ज़रूरी। तो करीब रहना बहुत ज़रूरी है लोगों के, इंसान सोशल एनिमल ही तो है, बिल्कुल। अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर तो और एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में भी शायद आपसे पूछा हो, व्हाई सिविल सर्विसेज? मतलब मेरे से ऐसा पूछा तो नहीं, और मुझे लगता है इंटरव्यू पूछते भी नहीं है यार, ये सब ना ये मॉक नहीं ये इंटरव्यूज में ही पूछते हैं ये मौका। ऐसे, क्योंकि उनको ही पता है वाई सिविल सर्विस, आपको ही पता है वाई सिविल सर्विसेज। मेरे लिए आई गेस यार, सबसे बड़ा रीज़न सिविल सर्विस में जाने का यही था कि एक तो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट जॉब इंडिया में जो हो सकती है गवर्नमेंट, वो सिविल सर्विसेज ही है। दूसरा आई गेस, मतलब आपको ना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का बहुत ज़्यादा अवसर मिलता है जब आप सिविल सर्विस एज अ सिविल सर्वेंट काम करते हो। तो मुझे लगता है जो थोड़ा वर्नेबल सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारे उसका, स्पेशली ट्राइबल्स, क्योंकि मैंने एंथ्रो पढ़ी है और तो बहुत ज़्यादा मैं कर पाता हूँ एसोसिएट ट्राइबल से, उनकी लाइफ से, तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना जितना हम मैक्सिमम कर सकें, उनकी लाइफ को भी थोड़ा अच्छा करना, जो इश्यूज फेस करते हैं वो लोग सुधारना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंक्रीज करना, स्पेशली ट्राइबल्स और मार्जिनलाइज ग्रुप के, तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है जब आप ऐसी पोजीशन में होते हो, लीडरशिप पोजीशन में होते हो, तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा कि वापस देना है सोसाइटी को कुछ जो मैंने लिया है, जो मैंने बना हूँ, जो मैं सोसाइटी की हेल्प से वापस देने का टाइम आया था, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था। वेरी गुड तो था। तो 2-3 चीज़ें थी इसके पीछे। तो जब आपका इंटरव्यू हुआ तो उसमें ऑप्शन से क्वेश्चंस पूछे गए काफी, मतलब या इन जनरल ही था? ऑप्शनल से सर 5-7 मिनट डिस्कशन हुआ होगा ऑप्शनल से मेरा, और मोस्टली जो डिस्कशन था ऑप्शनल पे वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड था। तो बेसिकली मेरी हॉबी स्विमिंग हॉबी थी, तो वो ये पूछ रहे थे कि स्विमिंग क्या ह्यूमन के फिजिकल फीचर्स का कितना इम्पैक्ट पड़ता है स्विमिंग में, तो उस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ, तो 5-7 मिनट चला होगा सर वो डिस्कशन। मतलब बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चंस टेक उन्होंने पूछे? टेक्निकल और हाँ, मतलब ऑप्शनल से, मतलब वही फिर जेनेटिक्स का कितना रोल होता है स्पोर्ट्स में, हम्म। स्विमिंग से, वही चीज़ वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे ऑप्शनल के ऊपर। तो आपकी जो यूपीएससी की जर्नी रही और सिलेक्शन रहा, इसमें आईआईटी बैकग्राउंड का कोई रोल रहा? सर बहुत मेरे ख्याल से रोल रहा, क्योंकि ओके। ना मुझे लगता है जो हमारे अंदर ना थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आती है चीज़, और थोड़ा सा जो हमारा क्रिटिकल एनालिटिकल जो स्किल्स आती हैं, आई गेस आईआईटीज की वजह से बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करते हो आप। 4 साल जो आप आईआईटी में रहते हो या इनफैक्ट कोई भी कॉलेज में रहते हो, तो आप ग्रो बहुत ज़्यादा करते हो, तो थोड़ा आपका माइंड शार्प होता है, आप हार्ड वर्किंग करना, आपको हार्ड वर्क करना सिखाता है वो चीज़, फेलियर से डील करना भी सिखाता है, क्योंकि कॉलेज में कई बार फेलियर आप फेस करते हो काफ़ी चीज़ों में, और कॉलेज आपको ऐसे दोस्त प्रोवाइड करता है जो कि ज़िंदगी भर के लिए होते हैं, तो काफ़ी करेक्ट। चीज़ें आपको मिलती हैं उस हाँ। चीज़ से, तो काफ़ी बड़ा रोल रहता है मेरे ख्याल से कॉलेज का आपके स्पेशली। वेरी नाइस। तो वैसे तो ये चीज़ पूछना बहुत अर्ली स्टेज है अभी, बट बिकॉज यू हैव सिक्योर्ड 72 रैंक, तो कुछ गोल्स, कुछ एस्पिरेशंस हैं आपके कि अब क्या करूँगा? मतलब सर ऐसा ही है, मतलब मैंने आपको जैसे बताया, थोड़ा मुझे थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है ट्राइबल्स को लेके, हम्म, तो उनके लिए जितना मैक्सिमम हो सके वो काम करना चाहूँगा मैं, तो एक तो वो गोल है। दूसरा है गैस थोड़ा सा हेल्थ इंडिकेटर्स पे, थोड़ा सा हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में काम करना चाहूँगा, और थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट में मुझे लगता है कि मैंने ना एंथ्रो पढ़ पढ़ के थोड़ा सा मेरे को सोसाइटी का भी एंगल समझ में आता है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है मेरे ख्याल वुमेन एम्पावरमेंट को, हमारे जो हमारी सोसाइटी है उस चीज़ को, तो उसमें काम करना चाहूँगा, और बाकी तो कई सारे जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट करूंगा टू माय बेस्ट स्किल्स, तो यही चीज़ यही गोल्स हैं मेरे ख्याल से आगे, और तो यही है जर्नी यही आगे गोल्स होने चाहिए होने चाहिए। आई गेस हाँ हाँ कैंडिडेट के। हाँ। थैंक यू वेरी मच तनुज, आज इतना टाइम देने के लिए हमें, और अकेडमी चेक के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए
and we wish you all the best in your future endeavors. Thank you so Thank you much. very much. Thank you so much, sir.